देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात के साफ-साफ संकेत दे दिए कि अब मोदी सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर अब चौतरफा प्रयास करेगी। अब तरह तरीके के उपायों से, चाहे वो बाजार में रोजगार सृजन की बात हो, चाहे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे करके रोजगार प्राप्त लोगों को उन्हें उद्यमी बनाने की बात हो, चाहे नए नए प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लेने को लेकर के अधिक से अधिक एजुकेशन लोन देने की बात हो, देश में कौशल विकास के कार्यक्रम को बड़ी तेजी से बढ़ाने की बात हो, ये बजट में साफ साफ दिखाई पड़ा। बजट में हालांकि जिस तरीके से हमारी विकास दर बढ़ी है, बताया जा रहा है कि हमारी विकास दर 9% से भी ऊपर गई है और वास्तविक विकास दर करीब 8% के लगभग हासिल हुआ है। तो ऐसे में जो कोविड काल के बाद जो वित्तीय घाटा बढ़ चुका था, सकल घरेलू उत्पाद का करीब 6 से 8% चला गया था, वो अब पुनः घटने लगा है। 5.5% का लक्ष्य 2023-24 के बजट में था, वो घटकर अब 5.1 या 2% रह गया है। और अगले वित्त वर्ष मतलब चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो वित्तीय घाटे का जो आकार है, वह उसे घटाकर 4.9% रखा गया है। कुल मिलाकर के जो देश की विकास दर बढ़ी है, देश के टैक्स रिसिप्ट में जो बढ़ोतरी हुई है, उसी हिसाब से बजट के खर्च का भी आकार बढ़ाया गया है और हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष 45 लाख करोड़ का था। और इस 48 लाख करोड़ में करीब 25 लाख करोड़ रुपया सरकार को कर राजस्व से प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों मिलाकर। बाकी करीब 17 लाख करोड़ बाजार से उधार लिए जाएंगे और करीब बाकी राशि बजट घाटे से पूरी की जाएगी। इस बार के बजट में भी पूंजीगत व्यय में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल 10 लाख करोड़ का बजट लक्ष्य रखा गया था, इस बार उसे बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ का कर दिया गया है। जाहिर है कि जब पूंजीगत क्षेत्र में ज़्यादा जब बजट होगा तो देश में रेलवे, सड़क, टेलीकॉम, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे जो बुनियादी क्षेत्र हैं, उस पर ज़्यादा निर्माण होगा, उस पर ज़्यादा जो है निवेश किया जाएगा। इसी तरीके से बजट में जो 2 तरीके के कर के ऑप्शन दिए गए हैं, उसके तहत नए रिजीम में जो कर छूटों की घोषणा की गई है, उसमें अब 3 लाख तक कोई कर नहीं, 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 में जो है 20% और 15 लाख से ऊपर जो है 30% का कर नए सिरे से आरोपित होगा। इसी तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके निगम कर को घटाकर 40 से 35% कर दिया गया है। देश में रूफ टॉप यानी हर घर पर सोलर पैनल लगा करके बिजली पैदा करने की जो लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रखा गया है, उसके तहत हर व्यक्ति 300 यूनिट तक अपने घर के लिए प्रोड्यूस करेगा और बाकी बिजली वह सरकार उससे खरीद लेगी, उससे उसके लिए रोजगार का भी माध्यम बनेगा। तो और भी जो भविष्य के जो अर्थव्यवस्था के जो नए नए क्षेत्र हैं, उसे लेकर के काफ़ी प्रोत्साहन, जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन देने की जो बात पहले से हो रही है, उसे फिर से बढ़ाया गया है। यानी कि इसी तरीके से करीब 25,000 जो नए ग्रामीण क्लस्टर हैं, वहाँ प्रधानमंत्री ऑल वेदर ग्रामीण सड़क योजना नए सिरे से बनाने की बात है। इसी तरीके से 3 करोड़ घर जो है गांव क्षेत्र में अब नए पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ घर करीब शहरी क्षेत्र में होंगे। और इस तरीके से और भी जैसे कि जो घोषणाएं की गई हैं, उसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सरकार के जो 2 साझेदार इस एनडीए के जो हैं, जदयू जो बिहार में जिसकी सरकार है और तेलुगु देशम जिसकी आंध्र प्रदेश में सरकार है, इन दोनों प्रदेशों के लिए बजट में काफ़ी घोषणाएं हैं। पूर्वी देश के पूर्वी हिस्से जिसमें कि आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा
आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन 5 राज्यों में विशेष इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर विकसित भारत 2047 के इसे क्रम से जोड़ा गया है। धार्मिक टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। जिस तरीके से वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना और उससे वाराणसी के अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा मिला, तो उसी तरीके से गया, जो भारत की एक बड़े ही एक प्राचीन धर्म और तीर्थ भूमि है, जो बुद्धिस्टों का दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और हिंदुओं का भी जो है तर्पण के लिए सबसे प्रमुख स्थल है, वहाँ भी विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर के बीच में 1 लाख करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की बात है। नालंदा और राजगीर को विश्व के टूरिस्ट रोड मैप पर लाने की बात है और बिहार में 4 एक्सप्रेसवे, 2 गंगा ब्रिज और कोसी नदी में बाढ़ नियंत्रण की प्रभावी योजना इस बजट की खासियत है। आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ नई राजधानी बनाने के लिए और कई सारे क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं के जरिए वहाँ मदद देने की बात कही गई है। रोजगार की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप देने के लिए सरकार ने एक बड़ी अनोखी योजना इस बजट में घोषित की है, जिसके तहत हर युवा को 5,000 रुपया प्रति माह का वजीफा सरकार वहन करेगी और जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा वो कंपनियां उसका 10% वहन करेंगी और बाकी 90% सरकार उनको किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहन देगी। देश में 3,000 ITIs को अपग्रेड करने, 30 लाख नए रोजगार प्राप्त युवाओं को 1 माह की राशि EPFO सरकार के द्वारा देने जैसे कई सारे कदम इस बजट में लिए गए हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ों को बिल्कुल आयकर से मुक्त कर दिया गया, आयात कर से मुक्त कर दिया गया, जिसमें कि कैंसर की दवाओं को पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। इसके अलावा स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी में जितने मिनरल्स का यूज होता है वो विदेश से यदि इम्पोर्ट होता है तो वह भी टोटल टैक्स फ्री होगा। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के अनेकानेक क्षेत्रों को साधने, देश के विकास की गति को नई दिशा देने और राज्यों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है। जिस तरीके से विकास दर हमारी बढ़ रही है, जिस तरीके से खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से लोगों के सरकार के कर राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरीके से सरकार के विभिन्न सेक्शन को कैसे ज़्यादा लाभान्वित किया जाए, बजट में उसका दिग्दर्शन हुआ। यह ठीक है कि कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म की और ज़रूर दरकार है और इसमें किसान सम्मान राशि की जो बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, या फिर जो 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री इलाज की सरकार ने जो पहले वादा किया था चुनाव में, बजट में उसे उस बार घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के बजट एक सालाना औपचारिकता है जिसमें सरकार अपने सारी आमदनी और खर्चे और आगामी वर्ष के सारे आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देती है। उसमें विकास के संकल्प होते हैं, विजन होते हैं, एक नया नीतिगत वक्तव्य भी होता है, प्रायोरिटी एरियाज क्या है उसका जिक्र होता है और समाज के अनेकानेक वर्गों को किस तरीके से सरकार की विकास प्रक्रिया में भागीदारी मिले, इसका भी कहीं ना कहीं बजट में जिक्र होता है। तो कुल मिलाकर के जो मीडिया जो कहीं ना कहीं जिसके जरिए ये सारे सरकार के घोषणाएं और घटनाएं अभिव्यक्त होती हैं, उस मीडिया के लिए सरकार कभी कुछ घोषित नहीं करती। उसे भी किसी भी तरीके का प्रोत्साहन हो, राहत हो, रियायत हो, इस तरीके की बात की जाए, दुर्भाग्य से यह सरकार उनके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाती। धन्यवाद।